गुड मॉर्निंग। मैं अनुभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एलबीएस कॉलेज कोटपुतली। लास्ट वीडियो में हमने संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि हम किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को वीबीटी के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज हम ले रहे हैं वीबीटी के सिद्धांत की सीमाएं या लिमिटेशंस। हम इन्हें एक एक कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं या उनके आयन हैं वे कलर्ड होते हैं, परंतु वीबीटी के आधार पर हम उनके रंगों की तथा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सकते। कंपाउंड यदि कलर्ड है तो उसके अंदर ट्रांजिशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाता है और यदि ये ट्रांजिशन जो है विजिबल रीजन में है तो हमें कंपाउंड कलर्ड नज़र आता है। लेकिन वीबीटी के आधार पर हम इन ट्रांजिशंस को नहीं समझा सकते। सेकंड है कि हम कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ या ऊष्मागतिक गुणों की व्याख्या के लिए एक्साइटेड स्टेट होती है, लेकिन वीबीटी के अंदर हम एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं करते। चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर सकते तथा उनकी ताप पर निर्भरता को नहीं समझा सकते। वीबीटी के बेस पर हम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं कॉम्प्लेक्सेस में ये तो समझा सकते हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट चुंबकीय गुण कितना है और वो ताप पर किस तरह से निर्भर करता है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर बढ़ने से घटेगी या बढ़ती है, तो उस चीज़ को हम नहीं समझा सकते। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मेटल और लिगेंड दोनों से बने होते हैं, लेकिन इस सिद्धांत के अंदर हम सिर्फ धातु आयन की प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि धातु आयन के कौन से ऑर्बिटल्स काम में आएंगे, किस तरह का उनका संकरण होगा, लेकिन हम लिगेंड के बारे में कोई बात नहीं करते। हम उनकी उपेक्षा करते हैं कि लिगेंड के कौन से ऑर्बिटल काम में आएंगे, इसे हम कंसीडर नहीं करते, जबकि जो कॉम्प्लेक्स है मेटल और लिगेंड दोनों से बना हुआ है, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन उसमें बराबर है। फिफ्थ पॉइंट है कि हम वीबीटी के आधार पर हम कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी को नहीं समझा सकते, क्योंकि जब इस सिद्धांत में हम संकुल बनने में कुल ऊर्जा परिवर्तन की गणना नहीं करते। जब हम कुल ऊर्जा परिवर्तन की गणना नहीं करेंगे तो हम उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को नहीं समझा सकते कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा। इसी तरह हम उसकी गतिक स्थायित्व को नहीं समझा सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्रोमियम+3 कॉम्प्लेक्सेस हैं वे काइनेटिकली इनर्ट हैं, वो अक्रिय हैं, लेकिन वो अक्रिय क्यों हैं इस चीज़ को हम नहीं समझा सकते। हम देखते हैं कि जो मेटल आयन है वो कुछ लिगेंड्स के साथ हाई स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, उच्च चक्रण यौगिक बनाता है, कुछ के साथ वो निम्न चक्रण यौगिक या आंतरिक कक्षक यौगिक बनाता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लिगेंड हाई स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और कुछ के साथ लो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस? इस चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है, कोबाल्ट की हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट है और हेक्साअमीन कोबाल्ट है। जो हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट है इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि हेक्सामीन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में जो है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह डायमैग्नेटिक है। तो फ्लोरो कॉम्प्लेक्स जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जबकि जो अमीन कॉम्प्लेक्स है वो निम्न चक्रण यौगिक है। ऐसा क्यों है ये हम नहीं समझा सकते। 7 पॉइंट है कि जो कॉपर और कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स हैं, कोबाल्ट 2 और कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स हैं, जब हम इनके कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो उनकी ज्योमेट्री को समझाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर पर एक्साइटेड किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अपचायक हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि कॉपर 2 कॉम्प्लेक्सेस का में अपचायक गुण नहीं होता। कोबाल्ट+2+3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि कॉपर+2 ऑक्सीडाइज नहीं होता। जैसे हमने देखा है कि हेक्सामीन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है,
यह एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अमीन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट+2 है उसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s0 4p0। ये अमीन लिगेंड के साथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन की जो है रीअरेंजमेंट होता है। डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पेयर्ड हैं और एक इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल में चला जाता है। इस तरह से n-1 के 2 d ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं और ये d ऑर्बिटल्स एक s और 3 p के साथ d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके 6 d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और ये ऑर्बिटल्स अमीन के साथ ओवरलैप करके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देंगे। इसी तरह से कॉपर का साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कॉपर+2 में जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो 3d9 4s0 है और स्क्वायर प्लेनर के लिए एक n-1d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। और इसके लिए क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 4p ऑर्बिटल में चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दोनों में ही एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में d या p में जा रहा है, लेकिन कोबाल्ट+2 रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद कोबाल्ट+3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि कॉपर जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसमें अपचायक गुण नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा जो D8 मेटल आयन है, निकेल है, प्लैटिनम है, ये 5 उपसंयोजक संख्या वाले कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इनके बनने के को हम नहीं समझा सकते, इनके व्यवहार की हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनमें डिस्टॉर्शन हो जाता है। डिस्टॉर्शन से मतलब है कि इनकी जो ज्योमेट्री है जैसी होनी चाहिए रेगुलर, उस तरह से नहीं होती। कॉपर कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉपर+2 के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं एक्वा कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन इनकी ज्योमेट्री होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो कुछ कंपाउंड्स जो हैं उनका डिस्टॉर्शन क्यों होता है, उस चीज़ को हम वीबीटी के आधार पर नहीं समझा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हम कंपाउंड की ज्योमेट्री को समझाने के लिए हमें चुंबकीय व्यवहार का आधार लेना पड़ता है। यदि हमें ज्योमेट्री समझानी है तो हम कई बार उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को देखकर उसकी ज्यामिति को नहीं समझा सकते। जैसे टेट्रासाइनोनिक्लेट है और टेट्राक्लोरोनिक्लेट है, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर ज्योमेट्री या तो स्क्वायर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल होगी। अब इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसके लिए हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आधार लेना पड़ता है। जब हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो टेट्रासाइनोनिक्लेट है वो डायमैग्नेटिक है और टेट्राक्लोरोनिक्लेट है जो पैरामैग्नेटिक है। तो साइनो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक तभी होगा जब इसके अंदर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी। और टेट्राक्लोरोनिक्लेट पैरामैग्नेटिक है, ये इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड की जो कॉम्प्लेक्स है इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। तो इसके बेस पर ही हम इनकी ज्योमेट्री को समझा पाते हैं, जो कि एक सही नहीं है। वीबीटी के आधार पर हम अभिक्रिया की दर और उसकी मैकेनिज्म को भी नहीं समझा सकते। और इसके बेस पर हम जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र लिगेंड से मेटल पर होता है, तो उसकी हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को भी नहीं समझा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वीबीटी के आधार पर नहीं समझा सकते, इसलिए बाद में इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत दिया गया है, जिसको हम नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।